उत्तर प्रदेश में महिलाओं का ऐसा ही चीरहरण होता रहेगा, दलितों का उत्पीड़न होता रहेगा। शबरी के झूठे बेर खाने वाला राम क्या दलित महिलाओं के ऊपर बलात्कार करने वालों को माफ करेगा? यदि किसी महिला का वस्त्रों के ऊपर हाथ डाला जाता है, कृष्ण ने गीता में कहा था, संभवामि युगे युगे, जब जब अत्याचार होगा, जब जब अन्याय बढ़ेगा, तो मैं किसी ना किसी रूप में आऊंगा। नेताओं के दरबार में मुजरा करने वाली नर्तकी नहीं है हमारे अधिकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता भी है, और इस बार तुलेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार कोविड के लिए ही तुलेगी। मैं उन गंगा में बहती हुई लाशों की बात नहीं करूंगा, रेत में दफने हुए उस लाशों की बात नहीं करूंगा। मैं जिला अध्यक्ष सदस्य नहीं होते हुए भी कैसे चुने जाते हैं बीजेपी के, इस पे भी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा हिंसा पे, जो अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई। एक मुझे समझ में नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ क्या सोचते हैं। ये आप सोच ही नहीं सकते कि किसी विधानसभा में विधायक किसी और दल के हो और मुख्यमंत्री किसी और दल का बने, और यदि ये हो गया तो ये बहुत बड़ी धांधली होगी, और ये धांधली जनता को समझती है। बाहर वालों को तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री आ गया, लेकिन जनता समझती है कि उन्होंने चुनाव उनको जितवा के नहीं भेजा था, ये कुछ फर्जीवाड़ा करके आ गए हैं। 2 लाख से ज्यादा पोस्ट पे चुनाव हुए। कोविड की दूसरी लहर ने जो मौत का तांडव किया, उसमें वो चुनावी जिम्मेदार थे, स्थानीय संस्था के। और जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। बहुत बुरा हाल था उनका। फिर जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए। यही जो सदस्य चुने जाते हैं वही जिला अध्यक्ष चुनते हैं। तो पता पड़ा जिला अध्यक्षों में बीजेपी ने परचम फैलाया। सदस्य उनके नहीं है, लेकिन जिला अध्यक्ष उनके हैं। 27 जिलों में तो निर्विरोध चुनाव हुए। ये सब जानते हैं कि कैसे पर्चे दाखिल नहीं होने दिए, कैसे विपक्ष के लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में प्रजातंत्र की ऐसी हत्या होगी। इसी के लिए जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए तो विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ उतरा, क्योंकि विपक्ष ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिले में जब किसानों ने कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस घेर के सही मायने में चुनाव करवाने के लिए प्रेशर डाला, तो वहां बीजेपी हार गई। विपक्ष को यह समझ में आ गया कि रास्ते पे उनको भी उतरना पड़ेगा। आगे से गोली लाठी चलती है तो वो भी खानी होगी। इसी के बीच में रिवर फ्रंट कॉरिडोर के नाम पे बहुत सारे लोगों के ऊपर छापे पड़े, एक प्रेशर बनाया गया। खबरें ये आने लगी कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और तमाम लोग इसमें फंस सकते हैं। और ये हमने हमेशा देखा 2014 से, जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ईडी, इनकम टैक्स, ये तमाम एजेंसियां पता नहीं उनको एकदम प्रायोरिटी हो जाती है उस राज्य में छापे मारने और काम शुरू कर देते, लेकिन उसके नतीजे कुछ नहीं आते। कर्नाटक में चुनाव के समय हुए छापों के नतीजे अभी तक है। शरद पवार को नोटिस मिला था ईडी का, वो अभी भी कुछ उसके बाद आगे बढ़ा नहीं है। गहलोत के यहाँ राजस्थान में उनके भाई को उठवा लिया था ईडी ने पुराने केस में, वो भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी छापे पड़े थे कमलनाथ के स्टाफ के ऊपर, वो भी उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो क्या ये डराने के लिए होता है? लेकिन इस बार जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए वही हथकंडा अपनाया गया जो जिला अध्यक्षों के लिए था, तब तो शायद विपक्ष पूरे तैयारी के साथ नहीं था। इस बार विपक्ष तैयारी के साथ गया, लड़ने के लिए गया, अपने अधिकारों का रक्षा करने के लिए गया। और फिर उसमें जो हिंसा हुई, वो हिंसा विभत्स सी। मैं हिंसा में मौत के आंकड़े कम या ज़्यादा पे नहीं बांधता,
यदि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और यदि किसी महिला का वस्त्रों के ऊपर हाथ डाला जाता है और उसके वीडियो यदि सर्कुलेट होते हैं तो आप समझ सकते हो हमारा समाज आज भी बाबा आदम के ही समय में जी रहा है। क्या हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं? एक तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को लेके महिलाओं के प्रति सम्मान बताने की बात की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, स्त्री शक्ति को विशेष सम्मान देने की बात करते हैं, इस देश के आधे आबादी को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, और उसी समय उन्हीं के प्रदेश में जहां से वो सांसद है उस प्रदेश में यदि महिलाओं की साड़ी के ऊपर सरेआम वस्त्रहरण होता है तो क्या करें? एक वे द्वापर युग तो नहीं है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण होता रहे और श्री कृष्ण मदद के लिए आए। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, संभवामि युगे युगे, जब जब अत्याचार होगा, जब जब अन्याय बढ़ेगा तो मैं किसी ना किसी रूप में आऊंगा। तो शायद उस महिलाओं को बचाने के लिए जो वहां पे लोगों ने कानून हाथ में लिया, शायद वो या विपक्ष, मैं कहूं तो शायद कुछ लोगों के गले नहीं पड़ेगी ये बात, लेकिन क्या फिर विपक्ष के रूप में भगवान स्वयं अवतरित हुए और उन्होंने इस प्रजातंत्र का वस्त्रहरण होने से रोका। महिलाओं की साड़ी खींची गई, कपड़े फाड़े गए। ये वीडियो मार्केट में आने के बाद भी सरकार मौन थी। लेकिन जैसे ही विपक्ष में जो प्रमुखता से अखिलेश यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन बहनों के न्याय दिलवाने के लिए मैं और मेरी पार्टी रास्ते पे उतरेंगे, तो शायद इस आने वाले संकट को भाप लिया था योगी जी ने, और आनन फानन में 5-6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सवाल अधिकारियों को सस्पेंड करने का नहीं, मैं यूपी पुलिस की अक्षमता पे कभी सवाल नहीं उठाता या सक्षमता पे। पुलिस किसी भी राज्य की हो, वो अपना काम जानती है, लेकिन यदि उनके हाथ बांधे रख गए ऊपर से आदेश ही आए उनको कि आपको ये होने देना है, तो फिर पुलिस भी क्या करेगी? हम पुलिस को भी क्या कहेंगे? हाँ, मैं आला अधिकारियों को जरूर कहूँगा कि जब पुलिस डिपार्टमेंट में आते और शपथ लेते हैं तो उस शपथ की लाज वो रखते हैं, क्योंकि उनका काम संविधान के प्रति समर्पित है। नेताओं के आदेश पालना नहीं है, नेताओं के दरबार में मुजरा करने वाली नर्तकी नहीं है हमारे अधिकारी। हमारे अधिकारी संविधान के रक्षक हैं, लेकिन ये वो मौन हो जाते हैं तो फिर जनता रास्ते पे उतरती है। योगी आदित्यनाथ भले ही दुनिया को बता दें, अपने आप को खुश रखे कि सबसे ज्यादा जिलाध्यक्ष मेरे पार्टी के मेरे पास है, लेकिन जिनसे उनको विधानसभा में मत लेना है वो लोग जानते हैं कि उन्होंने इन जिला अध्यक्षों के लिए मत नहीं दिया था, उनके मतों के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो वो लोग विधानसभा में जागरूक होंगे, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। मैं बार बार कहता हूं, लोकतंत्र में सत्ता आती है, सत्ता जाती है। कभी आप सत्ता पक्ष में होते हो, कभी आप विपक्ष में होते हो। विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पे अंकुश का काम करता है। जब तक हाथी पे अंकुश ठीक रहता है, हाथी ठीक रहता है, नहीं तो हाथी मदमस्त होके फिर पागल बन जाता है। पागल हाथी को रोकने के लिए विपक्ष का अंकुश होना जरूरी है। विपक्ष कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में है। मायावती को शायद ईडी और इनकम टैक्स की अभी भी डर लगता है। अब बची हुई समाजवादी पार्टी यदि वो रास्ते पे उतरती है तो यकीनन उनको फायदा तो होगा ही, लेकिन इस सरकार को आने वाले 8 महीने में कोई भी स्टेप उठाने के पहले कम से कम सरकार ये तो सोचेगी कि नहीं, विपक्ष भी यहाँ है, प्रजातंत्र के प्रहरी भी हैं। मुझे ताज्जुब लगता है, कई मीडिया के, उत्तर प्रदेश के मीडिया के बड़े बड़े अखबारों ने इस हिंसा की कोई खबर की कहीं पुष्टि भी नहीं की और ना हिंसा के बारे में कुछ लिखा। लेकिन फिर हिंद वॉइस जैसे वॉइस है, कई ऐसे पोर्टल हैं, कई पत्रकार अभी जीवित है जो पत्रकारिता को जीवित रखना चाहते हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। हिंद वॉइस के माध्यम से भी मैं आपको बता रहा हूँ, हिंसा होती है, चुनाव में छुटपुट घटनाएं भी होती हैं, लेकिन
राम की जन्मभूमि में, जिस प्रदेश में राम ने जन्म लिया हो, जहां रामलला का बहुत बड़ा मंदिर जन्म स्थान पे बन रहा हो, क्या वहां राम रहेंगे यदि उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं का ऐसा ही चीर हरण होता रहेगा, दलितों का उत्पीड़न होता रहेगा? शबरी के झूठे बेर खाने वाला राम क्या दलित महिलाओं के ऊपर बलात्कार करने वालों को माफ करेगा? ये सब सत्ताधीशों को भी याद रखना होगा। ये शुरुआत थी। क्या विधानसभा इससे भी ज्यादा रक्त रंजित होने जा रही है? क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? क्या सत्ता पक्ष कितना सरकार एजेंसियों का फायदा उठाएगा? और सबसे अहम बात, जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या भीष्म पिता बन के आंखें मूंद लेगा और द्रौपदी का वस्त्रहरण होता रहेगा, या वो आवाज बुलंद करेगा? क्योंकि यह द्वापर युग नहीं, ये कलयुग है। यहाँ का हिसाब यही होता है। यदि इलेक्शन कमीशन चुप रहेगा तो न्यायपालिका इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाएगी। यूं ही मद्रास हाईकोर्ट ने नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव करवाए। तो ये चेक एंड बैलेंस इस लोकतंत्र में है। इस संविधान के हम भी एक रक्षक हैं, इसलिए हम हमारा दायित्व पूरा करते हैं। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिएगा हिंद वॉइस।